तो ये टॉपिक थर्ड है, तो जिसमें हम बात करेंगे जलवायु एवं मृदा की। तो नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। चैनल पर अगर अभी कोई नया है तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम यूपीपीसीएस, आरओ, यूपीपी, खासकर यूपीपी जो अभी एग्ज़ाम लगा, इसके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल जो उत्तर प्रदेश विशेष है उसको सॉल्व करा रहे हैं। तो बाय मैप और फैक्ट जो आए हुए क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ें कराएंगे। तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, उत्तर प्रदेश जलवायु एवं मृदा कि लिखा है कि प्रदेश की जो भौतिक विविधता के कारण जलवायु संबंधित जो विषमता पाई जाती है, विषमता का मतलब अलग अलग तरीके की जलवायु पाई जाती है। तो जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय में आता है। कैसे आता है? उपोष्णकटिबंधीय। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उपोष्णकटिबंधीय। जबकि प्रदेश की जो जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की, देखो प्रदेश की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की, लेकिन जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है वो उपोष्णकटिबंधीय में आता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः दो जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम आपका उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश और द्वितीय आपका साधारण आर्द्र एवं उष्ण जलवायु प्रदेश। क्या है? द्वितीय आपका है साधारण आर्द्र एवं उष्ण जलवायु प्रदेश। ठीक है। तो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को पुनः दो भागों में बांटा गया। अब वो उपभाग कौन से वो देख लेते हैं। उनको बांटा गया किसमें से? कि तराई प्रदेश का वार्षिक जो वर्षा जहाँ पे 120 से लेकर 180 सेंटीमीटर होती है, ये तराई क्षेत्र है। दूसरा आपका पूर्वी प्रदेश, वार्षिक वर्षा जहाँ पे 100 से 120 तक होती है। तो साधारण आर्द्र एवं उष्ण जलवायु प्रदेश में मैदानी भाग आते हैं, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा आपकी 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। तो इस जलवायु प्रदेश में पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आ जाएगा आपका, बुंदेलखंड के पठारी भाग आ जाते हैं। और प्रदेश में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन सी? ग्रीष्म ऋतु रहेगी, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, जो देश में ही पाई जाती है। प्रदेश में क्या, तो हम प्रदेश के हिसाब से देखना। ये आपका मैप है उत्तर प्रदेश का वर्षा वितरण वाला, है ना। तो मध्यम वर्षा होती है ऊपर, जो मतलब हम बोल सकते हैं कि उत्तरी क्षेत्र से लेके आप पूर्व उत्तर तक जाएंगे। तो जितने भी ज़िले आपके ऊपर आ जाएंगे ना, ये उत्तराखंड से लगे हुए हैं, यहाँ पे हरियाणा से लगा हुआ है, नेपाल से सीमा बनाते हैं, ये सब आपके मध्यम वर्षा क्षेत्र वाले। निम्न वर्षा बीच में होती है। ठीक है। जो बीच में आपके उत्तर प्रदेश के ज़िले पाए जाते हैं। अभी लाइनिस क्वेश्चन है इनमें, वन लाइनर उसमें बताए। अति अल्प वर्षा नीचे ललितपुर हो गया, सोनभद्र हो गया, ये सब बुंदेलखंड का एरिया भी आ जाएगा, सब में आ जाता है। ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं क्या है, लाइनिस चीज़ों को रीड करके देखते हैं जो हम लोगों ने बाय मैप देखा क्या क्या लिखा है इसमें। तो सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही भारत सहित उत्तर प्रदेश में, ध्यान देना, भारत सहित उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। ग्रीष्म ऋतु ये मार्च महीने में जून मध्य तक होती है। मतलब ग्रीष्म ऋतु जो मध्य मार्च महीने से जून मध्य तक होती है। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के समय औसत अधिकतम तापमान जो रहता है वो 36 से लेकर 39 तक, और न्यूनतम की बात करेंगे तो 21 से 23 डिग्री तक होता है। देखो ये बता रहा है इतना, लेकिन टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं। औसतन की बात करता है, औसतन टेम्परेचर 36 से 39 और न्यूनतम 21 से 23 के मध्य। प्रदेश में कुछ स्थानों पर, हाँ देखो देखा ना, कुछ स्थानों पर 47 डिग्री तक चला जाता है। तो इस ऋतु में उच्च तापमान वाली पश्चिमी हवाएँ चलती हैं। इन गर्म हवाओं को स्थानीय वर्षा में क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू, गर्म हवाएं जो रहती हैं। उत्तर प्रदेश में जो झांसी और आगरा की बात करेंगे, झांसी आगरा जिले जो सर्वाधिक गर्मी पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि बरेली सबसे कम गर्मी पड़ती है। तो ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान के कारण प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। परिणामतः मानसूनी हवाओं का आगमन होता है। तो प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर सितंबर के अंतिम सप्ताह तक रहती है। अब सितंबर में ही प्रयागराज में बाढ़ आती है, आप ध्यान रखना। तो उत्तर प्रदेश की अधिकांश जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश की जो वर्षा कैसे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। प्रदेश की कुल वार्षिक वर्षा की बात करें तो 83% भाग मानसूनी वर्षा से ही प्राप्त होता है। और प्रदेश के भौतिक उच्चावच में विभिन्नता के कारण वर्षा के वितरण में भी भिन्नता पाई जाती है। प्रदेश की पूर्वी मैदानी क्षेत्र में औसतन वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर तथा मध्यवर्ती मैदान में 94%, और हम दक्षिण की बात करेंगे तो उससे कम होती जाएगी। मैं अभी जैसे मैप में हम लोगों ने देखा तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी एवं पठारी भागों में, मतलब नीचे साउथ की ओर, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में
औसत वार्षिक वर्षा है वो 91 सेंटीमीटर होती है। जबकि पश्चिमी मैदान क्षेत्र की बात करेंगे तो वार्षिक वर्षा 84 सेंटीमीटर। प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जो जुलाई एवं अगस्त महीने से प्राप्त होता है। 60% वर्षा 2 महीने में इसी में हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रदेश का जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो आपका गोरखपुर हो जाएगा। औसत वर्षा यहाँ पे 184.7 सेंटीमीटर होती है। जबकि कम वर्षा वाला जिला मथुरा होता है जहाँ पे 54.4 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। प्रदेश में शीत ऋतु का आगमन अक्टूबर महीने में होता है और फरवरी में अंत तक बना रहता है। ठीक है, शीत ऋतु कब आती है, मतलब ठंडियाँ स्टार्ट होती हैं अक्टूबर से और फरवरी के अंत तक चलती है। प्रदेश में सर्वाधिक ठंडी जनवरी महीने में पड़ती है और शीत ऋतु में तापमान की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब दक्षिण में अधिक तथा उत्तर में कम होती है। क्या कम होती है? शीत ऋतु में तापमान की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है और दक्षिण में अधिक होती है तापमान और उत्तर में कम, मतलब ठंडियाँ आ जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु के समय दक्षिण पठारी क्षेत्र में औसत जो अधिकतम तापमान की बात करेंगे 28.3% सेंटीग्रेड होता है और न्यूनतम तापमान की बात करेंगे 13.3 सेंटीग्रेड होता है। जबकि मैदानी भागों की औसतन अधिकतम तापमान की बात करेंगे 27.2 सेंटीग्रेड होता है तथा न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभों के कारण प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ वर्षा होती है जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। जो उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में कुछ वर्षा होती है वो किसके लिए? रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, मतलब गेहूं की फसल के लिए होती है। और चीज़ें हैं इसमें, फैक्चुअल चीज़ें हैं आपके, देख लेते हैं। मृदा के बारे में चीज़ें देंगे कि मृदा व्यवस्था कैसी। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत को हम चट्टानों के विच्छेदन, अपक्षयन, कार्बनिक पदार्थों के विगलन मतलब विघटन के कारण के परिणाम स्वरूप परिच्छेदिका के रूप में संश्लेषित होती है। तो मिट्टी कहलाती है। वो क्या कहलाती है? तो मिट्टी में क्या क्या चीज़ें पाएगी भाई? पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मिलने वाले जो असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो चट्टानों के विच्छेदन मतलब चट्टानों के टूटने से, अपक्षयन होने से तथा कार्बनिक पदार्थों के विगलन मतलब विघटन होने के कारण स्वरूप में जो परिच्छेदिका के रूप में संश्लेषित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, उसी को मिट्टी कहते हैं। तो भौगोलिक बनावट के आधार पर प्रदेश की मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2। पहला है कि गंगा के विशाल मैदान की मिट्टी जो निर्माण की दृष्टि से न्यूनतम एवं उपन्यूनतम मतलब से उनको उपन्यूनतम प्रकृति की है। दूसरा है आपका दक्षिणी पठारी एवं विंध्यशैलीय या बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ निर्माण की दृष्टि से ये मिट्टियाँ अति प्राचीन एवं रवेदार होती हैं। रवेदार मतलब पथरीली होती हैं, हल्की सी दानेदार है। तो गंगा की जो मिट्टी है, गंगा की मैदानी मृदा को बनावट के आधार पर फिर जो गंगा की मिट्टी उसको फिर 2 उपभागों में बांटा। प्रथम आपका है प्राचीन काउप मिट्टी जिसको हम बांगर कहते हैं, पुरानी जो मिट्टी हो जाती है उसको बांगर मिट्टी भी कहा जाता है। द्वितीय नवीन काउप मिट्टी जिसको हम खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो नवीन मिट्टी में अच्छी फसल होती है, बांगर में थोड़ी कम। तो बांगर मिट्टी प्राचीन जलोढ़ मृदा है जिसमें फास्फोरस एवं चूने की अधिकता पाई जाती है, जबकि जीवाश्म एवं पोटास नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अब जहाँ जीवाश्म और पोटास ये सब की कमी हो जाएगी मतलब फसल अच्छी नहीं होगी, तो हमारी बांगर मिट्टी फसल के लिए ठीक नहीं है। हाँ, नवीन मिट्टी अच्छी है, खादर जिसको बोलें। तो इस मिट्टी को दोमट या मटियार, बलुई, दोमट आदि नामों से भी जाना था। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से इसका स्थानीय नाम उपरार है। खादर मिट्टी की बात करें तो खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी है जिनमें वार्षिक बाढ़ के कारण निरंतर निक्षेपण होता रहता है। इस मिट्टी को सिल्ट या बलुआ, न्यूटन कॉप, मटियार, दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में जीवाश्मों, मैग्नीशियम, पोटाश, चूने की अधिकता होती है परंतु ह्यूमस और फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी होती है। ध्यान देना, ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी है किसमें? जो आपकी नई मिट्टी होगी, खादर मिट्टी। प्रदेश में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है और प्रदेश में पाई जाने वाली बलुई एवं बलुई दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम सिक्टा, करियाल, धनका भी है। भूड़ हल्की दोमट एवं मिश्रित बलुई मिट्टी होती है जिसका निर्माण गंगा, यमुना एवं उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लेस्टोसिन युग निर्मित 10 से 12 फीट ऊंचे टीलों के रूप में हुआ था। फिर से ध्यान देना कि जो भूड़ है हल्की दोमट एवं मिश्रित बलुई मिट्टी होती है जिसका निर्माण गंगा, यमुना एवं उनकी सहायक नदियों के
बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लेस्टोसिन युग निर्मित 10 से 12 फीट ऊंचे टीलों के रूप में होता है। बागर एवं खादर मिट्टी के अतिरिक्त बनावट के आधार पर उत्तरी मैदान की मिट्टियों को अन्य उपभागों में भी वर्गीकृत किया जाता है, जैसे लवड़ीय, क्षारीय और मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, बागर एवं खादर मिट्टी, उसके दो उपभाग हो गए, लवड़ीय, क्षारीय, मरुस्थलीय। लवड़ीय एवं क्षारीय मृदाओं की बात करें तो का निर्माण अत्यधिक सिंचाई एवं अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण होता है। ठीक है, तो जो लवड़ीय मृदा है, कहीं ना कहीं ये क्षारीय एवं मरुस्थलीय मृदा, ये लवड़ीय एवं क्षारीय मृदाओं का निर्माण अत्यधिक सिंचाई करने से होता है, जिससे मिट्टी का ह्रास हो जाता है, और अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग करने से भी हो जाता है, मिट्टी ये खराब होने लगती है। तो प्रदेश की ऊसर भूमि को हम रेय या कल्लर, बंजर आदि नामों से भी जाना जाता है। रेय युक्त क्षारीय ऊसर मृदा का प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है। कैसा? रेय युक्त जो क्षारीय ऊसर मृदा का प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है। चलिए आगे देखते हैं। तो मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो मरुस्थलीय मृदा के कुछ पश्चिमी भागों में, जैसे मथुरा हो गया, आगरा, अलीगढ़ में पाई जाती। तो ये इससे ये भी क्लियर हो रहा है कि पश्चिम क्षेत्र में ये आगरा, मथुरा, अलीगढ़, जो कि मृदा अपर्दन के कारण निर्मित हुई है। मरुस्थलीय मृदा कैसे? मृदा अपर्दन के कारण। तो बुंदेलखंडी की मृदा की बात करें तो बुंदेलखंडी मृदा प्रदेश के दक्षिणी पठारी भागों में पाई जाती है। प्रदेश के इस क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को कपास, रेगुर आदि नामों से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का जो विस्तार है झांसी, ललितपुर, हमीरपुर जिलों में है। तो नेक्स्ट बात करते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण बालुमय लाल सेलों के अपक्षयन से हुआ है। इसमें जीवाश्म, चूना, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी में गेहूँ, चना, दाल आदि फसलें उगाई जाती हैं। ध्यान देना क्या क्या चीज़ उगाई जा सकती है यहाँ पे? गेहूँ, चना, दाल। माड़ या मार मिट्टी जो होती है, मार बहुत अच्छी मिट्टी होती है, यहाँ पे फसल अच्छी होती है। काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, वही सबको मार कहते हैं ना। तो माड़ या मार मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के समान चिकनी होती है। इस मिट्टी में सिलिकेट, लोहा, एल्युमिनियम खनिज पाए जाते हैं। राकड़ की बात करें तो राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी भागों में पाई जाती है, जबकि भाट मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में, कुशीनगर में पाई जाती है। ठीक है, पाड़वा की बात करें, पाड़वा मिट्टी में पाई जाने वाली जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को हम ढुए कहते हैं। फिर से ध्यान देना, जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को ढुए कहते हैं। प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली मिट्टियों में फास्फेट खनिज की कमी होती है। किसकी कमी होती है? फास्फेट खनिज की कमी होती है। हम बात करते हैं नेक्स्ट मृदा अपर्दन। सारे टॉपिक कवर होंगे। मृदा अपर्दन से तात्पर्य जल बहाव, वायु वेग अथवा हिम के पिघलने के से एक स्थान की मिट्टी का अन्यत्र चले जाना होता है। मतलब ह्रास होना मिट्टी का, जैसे बारिश हो रही है, जल बहाव आ रहा है, ऊपर की परत मिट्टी की भागे, वही मृदा अपर्दन होगा, ऐसा समझ लीजिए। हाँ, समझ में आना चाहिए, कैसे भी समझ। मृदा अपर्दन को जलीय एवं वायु अपर्दन में वर्गीकृत किया जाता है। प्रदेश में पूर्वी एवं दक्षिणी भाग जलीय अपर्दन तथा पश्चिम भाग वायु अपर्दन से प्रभावित है। पश्चिम भाग किससे? वायु अपर्दन से है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पश्चिम, वहाँ पे बगल में राजस्थान पाया जाता है, और पूर्वी और दक्षिणी भाग जलीय अपर्दन से। ठीक है, प्रदेश का जो इटावा है, ये इटावा जिला अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है। जलीय अपर्दन का प्रभाव वायु अपर्दन से अधिक होता है, जिसमें परत अपर्दन महत्वपूर्ण है। किसान की जो मौत कहा जाने वाला परत अपर्दन समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। किसान की मौत कहते हैं मृदा अपर्दन को, क्योंकि नुकसान होता है, इससे फसल अच्छी नहीं होती, ऊपर का सारा खराब हो जाता है। चलिए, मृदा और स्थानीय नाम उनके। खादर मृदा की बात करें तो इसको हम नवीन, जड़ोर या कछारी या दोमट या मटियार या सिल्ट बलुआ कहते हैं। किसको? खादर मृदा को। एक मिनट, बांगर की बात करें, पुरानी जलोढ़ मृदा, उपरहार मृदा, दोमट, मटियार, बलुई दोमट। ऊसर भूमि की बात करें तो रेह है, बंजर है तथा कल्लर, लवड़ी तथा क्षारीय होते हैं। बलुई मिट्टी ऊंचे टीलों को भूड़ कहते हैं।
है ना। काली मृदा को रेगुर, फरेल या कपास मृदा कहते हैं। बुंदेलखंड की क्षेत्र की मिट्टी को हम लाल मृदा, ये याद रखना, लाल मृदा, परवा या पड़वा, मार या मार कहते हैं, राखर या राखड़ कहते हैं। मृदा ये भोटा मृदा होती है। वहाँ पे देखो रा को ना रा बोला जाता है, जैसे नौकरी, नौकरी बोलते हैं ना, नौकरी, नौकड़ी, नौकड़ी लगी, तो ऐसे इस टाइप से बुंदेलखंड में थोड़े से कुछ वर्ड आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किस मिट्टी को बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। देखो अभी हम लोगों ने जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं उसी को वन लाइन में क्वेश्चन बना दिया। किस मिट्टी का बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है, तो काली कपास मिट्टी की प्रमुखता है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो कंकरीली व पथरीली मिट्टी आपकी भाबर क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है मिर्ज़ापुर, झांसी में। हाँ, अब मिर्ज़ापुर, झांसी में पाई जाती लाल मिट्टी। देखो बुंदेलखंड में झांसी भी आ जाता है, लेकिन ना कपास बस, और ये झांसी का एरिया छोड़ के वहाँ पे आसपास काली मिट्टी मिलेगी आपको। लवण प्रभावित मृदा मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है, तो आगरा, अलीगढ़। ये वहाँ पे आगरा और अलीगढ़ देखेंगे तो राजस्थान से सीमा बनाते, मतलब आगरा नहीं मथुरा बनाता, लेकिन हम उसी से एरिया लगा हुआ है ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लवणीय मृदा पाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में सस जो जलवायु क्षेत्रों की संख्या है कितनी है, तो 9 है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, APPCS हो या आपका UPP हो, RO या RO सब में।